प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। पिछली दो कक्षाओं में हमने क्रमशः स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन किया था। अब संधि प्रकरण के अंतर्गत आज हम तीसरी और अंतिम संधि का अध्ययन करेंगे, यानी विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। पिछली दो कक्षाओं में हमने जिन दो बातों को रेखांकित करते हुए कहा था कि आपको इन दो बातों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, और दरअसल वे दोनों बातें बेहद आसान हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ उस पर जटिल तरीके से सोचना है। बिल्कुल आसान सी दो बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहली बात यह है कि जब हम कहें कि स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, तो आपके दिमाग में बिल्कुल यह बात आनी चाहिए कि आप कैसे पहचान करेंगे कौन स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है, कौन विसर्ग संधि है। तो इसका तयशुदा मानक यह है कि आप उन दो संधि मूलक शब्दों को छोड़ दें और जो प्रथम शब्द है, दो में से केवल पहले शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करें, और पहले शब्द में भी पहले शब्द के बिल्कुल अंतिम में जो वर्ण उपस्थित है अथवा जो ध्वनि विसर्ग उपस्थित है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यदि पहले शब्द के बिल्कुल अंत में कोई स्वर है तो आपको स्वर संधि प्राप्त होगी। यदि कोई व्यंजन है तो आपको व्यंजन संधि प्राप्त होगी, और यदि कोई विसर्ग है तब आपको विसर्ग संधि प्राप्त होगी। दूसरी बात जो याद रखने के लिए मैंने कही आपसे, वह यह बात थी कि आपको ध्यान देना है कि संधि जैसे ही हम कहते हैं और संधि का व्यावहारिक उपयोग करते हैं, तब हम दरअसल दो शब्दों की संधि नहीं करते हैं, बल्कि पहले शब्द के आखिरी वर्ण से दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। मैंने आपको याद होगा दोनों ही कक्षाओं में रेलगाड़ी के डिब्बे के जोड़ने का उदाहरण दिया था। जैसे यदि आपको रेलगाड़ी के दो डिब्बे जोड़ने हों तो आप पहले डिब्बे के आखिरी सिरे से दूसरे डिब्बे के आरंभिक सिरे को जोड़ते हैं। ठीक वही कार्य संधि प्रकरण में दो शब्दों की संधि कराते हुए भी होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों डिब्बों को आप एक दूसरे के ऊपर रखते और कहें कि हमने डिब्बों को जोड़ दिया। ऐसा अगर आपने किया तो दुनिया आप पर हंसेगी, और ऐसा करना व्यवहारिक रूप से संभव भी नहीं है। संभव क्या है कि पहले डिब्बे के आखिरी छोर से दूसरे डिब्बे के आरंभिक छोर को जोड़ा जाए। ठीक वैसे ही संधि में पहले शब्द के आखिरी वर्ण से या ध्वनि से दूसरे शब्द के आरंभिक या पहले ध्वनि अथवा वर्ण को जोड़ा जाए, यह संधि है। तो इस प्रकार से जब हम कहें कि विसर्ग संधि, तो क्या होगी विसर्ग संधि या विसर्ग संधि की परिभाषा? कि विसर्ग, और विसर्ग का मतलब वही जो दो बिंदु लगाते हैं अह की ध्वनि। तो परिभाषा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, मैंने आपको बताया था कि दूसरे शब्द के आरंभ में कौन सी ध्वनि या स्वर या व्यंजन आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे संधि के प्रकार का निर्धारण नहीं होगा कि स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। निर्धारण हमेशा पहले शब्द के आखिरी वर्ण अथवा ध्वनि से ही होगा। तो परिभाषा यही है
या रूप यही है कि विसर्ग के बाद यानी पहले शब्द के आखिर में यदि कोई विसर्ग है तो उसके बाद दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर या व्यंजन आए। अब ध्यान दीजिए, कोई भी शब्द विसर्ग से शुरू नहीं होता, शुरू हो ही नहीं सकता, असंभव है। इसलिए आरंभ में केवल स्वर अथवा व्यंजन ही आएगा। तो विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो उसके चलते विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो विसर्ग में जो बदलाव उत्पन्न हो जाएगा उसे आप विसर्ग संधि कहेंगे। उदाहरण के लिए मैं कहूं मनः और धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। इसी तरीके से ढेर सारे उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि के अंतर्गत कुल 7 नियम हैं। कितने? कुल 7 नियम हैं। और 7 के 7 नियम बहुत आसान है, कोई बहुत तकनीकी पेचीदगी नहीं है उनमें। आपने यदि एक बार प्रत्येक नियम को समझ लिया, उन 7 के 7 नियमों को, तो उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, न 2 शब्दों को जोड़ने में और न एक यौगिक शब्द को अलग अलग करके दिखाने में, और न यह पहचानने में कि यह विसर्ग संधि है अथवा नहीं है। यह तो आपको परेशानी होनी ही होनी नहीं है। तब आइए अब हम क्रमवार ढंग से इन 7 नियमों का अध्ययन करते हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कि विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। जो अह की ध्वनि है वह ओ वर्ण में तब्दील हो जाएगी। ओ क्या है? ओ एक स्वर है। उदाहरण देखिए, मनः, अभी मैंने आपको बताया मनः, न के आगे विसर्ग है। और धन अनुकूल यानी अह से पहले भी अ है और अह की ध्वनि के बाद जब दूसरे शब्द का पहला वर्ण शुरू हो रहा है तो वहां भी अ ही है, अस्वर है। तो आपको यौगिक शब्द क्या मिला? इन दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद ओ की ध्वनि प्राप्त हुई और शब्द बना मनोनुकूल। अह की ध्वनि ओकार में बदल गई, ओ की ध्वनि में तब्दील हो गई। मनः धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। ऐसे ही अधः धन गति, अधः नीचे और गति यानी संचार, तो अधः गति शब्द क्या होता है? अधोगति, अधोगति। ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले भी अ है और विसर्ग के बाद क्या है? ग। ग कौन सा है? प्रथम वर्ग का तीसरा वर्ण। वर्गों में बांटा गया है, मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि कंठ से लेकर नासिक तक ध्वनियों को क्रमवार ढंग से वर्णों में विभक्त किया गया है। देवनागरी लिपि की जब आप वैज्ञानिकता की चर्चा करते हैं तो वहां पर यह बहुत ही प्रमुख गुण, बहुत प्रमुख अभिलक्षण के रूप में सामने आता है। यह नियम आपने पहला नियम समझ लिया, आशा करता हूं। अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है दूसरा नियम? दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या वर्ग के तीसरे,
चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह, य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र या र हो जाता है। जब मैंने कहा र तो इसका अर्थ समझ लीजिए र के नीचे हलंत। अब इसके दो अलग अलग रूप मिलते हैं। पहला रूप होता है जिसमें हम रेफ का उपयोग करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कर्म। और दूसरा रूप मिलता है जिसमें हम आधे र का उपयोग करते हैं। कई बार आपको पढ़ाया गया ना, जब मैं कहूं ग दिग्गज, दिग्गज, अब दिग्गज में क्या आ रहा है, आधा ग आ रहा है। आधा ग को कई लोग ग के नीचे हलंत लगा करके भी लिखते हैं। यह आपको ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। कई बार कुछ व्यावहारिक उपयोग होते हैं जो ज्ञान से व्यवहार में और व्यवहार से सैद्धांतिक ज्ञान में तब्दील होते हैं। दूसरा नियम हम लोग फिर समझते हैं। एक बार फिर से मैं दूसरे नियम को दोहराता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत न होने पाए। क्या है दूसरा नियम? कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर कौन से होंगे? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अह। अब इसमें से अ और आ हटा दीजिए। जैसे ही अ आ हटाएंगे तो बाकी जो ई, उ इत्यादि स्वर मिल रहे हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, या वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र अथवा र हो जाता है। अब उदाहरण देखते हैं। निह धन आहार, निह धन आहार, निह मतलब बिना, निषेध है, और आहार यानी बिना आहार के। और जब दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमें कौन सा एक यौगिक सार्थक शब्द मिलेगा? निराहार, निराहार। ध्यान दीजिए, विसर्ग का के स्थान पर क्या हो गया? र, आधा र हो गया, और आधा र धन आ जोड़ा आपने तो क्या बना? रा। तो नि रा हार, निराहार। वैसे ही निधन आशा, निधन आशा बराबर निराशा। फिर यहाँ पे विसर्ग की जगह र हो गया, आधा र या र के नीचे हलंत, धन आ बराबर रा, तो निराशा। वैसे ही निधन, निर्धन। देखिए यहाँ पे निर र के नीचे हलंत नहीं लगाया, वह र के नीचे हलंत रेफ के रूप में चला गया। और रेफ कहाँ लगेगा? मैंने बताया था आपको कि दो वर्णों के, जिन दो वर्णों के बीच में आए, तो जिन दो वर्णों के बीच में आया उसमें जो दूसरा वर्ण है उसके ऊपर रेफ चला जाएगा। तो निर्धन में रेफ कहाँ लगेगा? ध्यान दीजिए, आप लोग अक्सर गलती करते हैं कि रेफ कहाँ लगाना है, कर्म लिखना है। कोई लोग तो इतने चालाक होते हैं कि जब नहीं पता चल रहा है कि कहाँ लगाना है कर्म में, तो क और म के बीच में रेफ लगा के खाली हो जाते हैं कि अब गुरुजी इधर होगा तब भी समझ लेना, इधर होगा तब भी समझ लेना। लेकिन लगेगा कहाँ? जिन दो वर्णों के बीच में आ रहा है उसमें से दूसरे वर्ण के ऊपर लगेगा। तो वैसे ही निर्धन, तो ध के ऊपर रेफ लगेगा, निर्धन। और संधि कैसे बनी? नी में जो विसर्ग है ई, वह र में तब्दील हो गया तो बना निर्धन। नी और र के नीचे हलंत, धन ध न, निर्धन। अब बाकी निर्धन तो बताया मैंने आपको कि रेफ ऊपर लगेगा निर्धन में। अब आते हैं तीसरे नियम पर। क्या कहता है तीसरा नियम? तीसरा नियम बहुत छोटा सा नियम है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो
और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निधंचल, निश्चल, निधंछल, निश्छल, दुःधंसासन, दुःशासन है। ऐसे ही यह बदलाव होगा। तीसरा नियम बहुत आसान नियम है। च, छ या श हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। बिल्कुल आसान, इसमें कुछ बहुत रटने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं चौथे नियम पर। चौथा नियम भी बहुत आसान है, बहुत ही छोटा सा नियम है कि विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। स जब मैंने कहा तो इसका क्या मतलब हुआ? उच्चारण को बहुत ध्यान से सुना जाना चाहिए। उच्चारण हमारी हिंदी का प्राण है। यदि आपने उच्चारण गलत कर दिया तो आप लिखावट भी गलत ही करेंगे। क्या है देवनागरी लिपि की विशेषता? कि जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, और जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम बोलते हैं। लिखने और बोलने में कोई विभेद नहीं है देवनागरी लिपि में। यह भी देवनागरी लिपि की दूसरी वैज्ञानिकता है, दूसरा महत्वपूर्ण गुण है। यह भी इसी क्रम में याद रखते चलिए। तो हमने चौथा नियम पढ़ा कि विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स यानी स के नीचे हलंत बन जाता है। उदाहरण देखिए, क्या है उदाहरण? नमः धन्ते। क्या शब्द बनता है? बहुत ही प्रसिद्ध शब्द, और आजकल पूरे विश्व में जो प्रचलन में शब्द है, नमस्ते, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमस्ते। नमः धन्ते बराबर नमस्ते। फिर निधन संतान, निसंतान, ध्यान दीजिए, निधन संतान, निसंतान। दुःधन शासन, दुःधन साहस, दुस्साहस। ये सब उदाहरण हुए। अब पांचवा नियम आते हैं। पांचवा नियम क्या कह रहा है? देखिए, जो आपका तीसरा और चौथा नियम है, दोनों नियम बहुत ही छोटे छोटे हैं, और उनको आपको बहुत अलग से रटने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार आप समझ, क्योंकि उनका नामकरण करते हुए वर्गीकरण नहीं, यह केवल नियमावली के अंतर्गत है। लिहाजा आपको विसर्ग संधि की पहचान के अंतर्गत कैसे सही शब्द बनेगा, यह उस नियम के द्वारा सीखना होगा। और एक बार यदि आपने इन दोनों साधारण नियमों को सीख लिया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहला नियम थोड़ा सा कठिन था, मैं ये मान रहा हूं। अब आते हैं पांचवें नियम पर। क्या कहता है पांचवा नियम? पांचवा नियम कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें अब तीसरे चौथे से थोड़ा कठिन हो गया है। पांचवा नियम कहता है कि विसर्ग से पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ क्या हो रहा है? क, ख पहले का दो आरंभिक, ट वर्ग का दो आरंभिक, प, फ प वर्ग के दो आरंभिक वर्ण। ध्यान दीजिए, क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। कौन सा स? खटकोण वाला स। तीन तरीके के स हैं, स, श, स। तो ये कौन सा स हो जाएगा? खटकोण वाला स हो जाता है। समझ रहे हैं? फिर से पढ़ रहा हूं नियम कि विसर्ग से पहले ई या उ और विसर्ग के बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ, ऐसे रटिए, क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो
तो विसर्ग का स हो जाता है, खटकोण वाला स। जैसे निह धन कलंक, निह धन कलंक शब्द बनेगा निष्कलंक। या चतुः धन पाद, चतुः यानी चार और पाद यानी पैर, अब शब्द क्या बना, चतुष्पाद। ऐसे ही निह धन फल, शब्द क्या बना, निष्फल। आप नियम जब पढ़ें तो नियमों को केवल रटे नहीं, ध्यान दीजिए, नियमों के साथ उदाहरणों को समझना बेहद जरूरी है। यदि आपने नियम और उसके उदाहरण, जो व्यावहारिक उदाहरण है, उसको टैली करा करके बढ़िया से समझ लिया एक बार, तो उसके बाद आपको जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी संधि प्रकरण के संदर्भ में। इसलिए नियम, जो सैद्धांतिक नियम है, उसे तो समझें, स्मरण रखें, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि आप व्यावहारिक उदाहरणों को उस नियम से टैली कराते हुए समझें। तब आप नियमों के बिल्कुल सही और ठीक ठीक संदर्भ और पैटर्न को समझ जाएंगे। अब हम आते हैं छठे नियम पर। छठा नियम क्या कहता है? छठा नियम भी लगभग उतना ही आसान है जितना हमारा तीसरा और चौथा नियम। तो छठा नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग गायब हो जाएगा। फिर से समझिए, विसर्ग से पहले अ या आ हो, आ, तो अ हो या आ हो, तो और उसके बाद इन दोनों से अलग कोई भिन्न स्वर हो, यानी हो तो स्वर ही लेकिन अ और आ से अलग हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप मतलब विसर्ग को आपको गायब कर देना है, लोप हो गया। तो जैसे पहले आप उदाहरण देखिए, निधन रोग है, निरोग कहते हैं ना, निरोगी, वह क्या है, वह निरोगी है, निरोगी काया है। तो क्या होगा, निधन रोगी, निरोगी, निधन रोग बराबर निरोग। और क्या है, निधन रस, नि मतलब बिना, निगेशन है एक तरीके का, और रस आप लोग जानते ही हैं, हर जगह रस का है, काव्य में रस है, फलों में रस है, जीवन में रस है। अब हम कहें निधन रस, क्या हो गया, नीरस। बहुत बहुत जितने उदास, दुनिया भर के उदास और हताश लोग हैं, उनको आप कहते सुनेंगे कि जीवन नीरस हो गया। लेकिन जीवन को रसमय बनाने के लिए अपने जीवन से ये जो है, जो निगेशन है, उसको हटाना पड़ेगा। यानी जीवन से यदि आप निगेटिविटी अपने हटा दें, पॉजिटिविटी लाएं, तो जीवन आपका सरस हो जाएगा, रसमय हो जाएगा। अब आप तय कर लें कि आपको अपना जीवन नीरस बनाना है या सरस बनाना है। अगर नीरस नहीं रहना है तो इस नि को हटा देना होगा जीवन से। बहरहाल शब्द क्या है, निधन रस, नीरस। काफी आसान नियम है, इसमें बहुत आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग अंतिम, बिल्कुल अंतिम नियम पढ़ते हैं विसर्ग संधि का। ध्यान दीजिए कि कुछ ही पहला, दूसरा और पांचवा ये थोड़े कठिन नियम हैं। उसके अलावे बाकी सारे नियम बहुत ही आसान हैं और उनको आपको बलपूर्वक रटने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही 2-3 बार उन नियमों से गुजरें और उन नियमों के व्यावहारिक उदाहरणों से गुजरें।
आपको अपने आप वे नियम याद हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, आप समझ भी लेंगे और इतना समझ लेंगे कि बाद में दूसरों को समझाएंगे भी। बस आपको करना क्या है कि आप 2-3 बार उन नियमों और नियमों के व्यावहारिक उदाहरणों से होकर गुजर जाए। बस मतलब पढ़ लें आराम से धैर्य पूर्वक बैठकर, इतना ही करना है आपको। अब हम आखिरी नियम की ओर बढ़ते हैं। विसर्ग संधि का आखिरी नियम क्या कहता है? कहता है कि विसर्ग के बाद क या ख अथवा प या फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या क्या कह रहा है? देखिए कितना आसान है। क ख हो, क ख और प फ ऐसे रटिए। कभी कभी स्मरण की ट्रिक्स होती हैं, उस ट्रिक से जाने पर वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं। तो क या ख मतलब मैं बहुत ही टिपिकल काव्य शास्त्री बन करके या नियम का ज्ञाता बन के आपसे कहूं कि क या ख या प या फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप व्यवहारिक तरीके से अगर ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखना चाहें तो कैसे कि क ख या प फ, भाई आरंभिक ये क वर्ग के आरंभिक 2 शब्द और प वर्ग के आरंभ शब्द नहीं वर्ण, और प वर्ग के आरंभिक 2 वर्ण क ख प फ। यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितना आसान सा नियम है। फिर से देखिए, पहले शब्द के आखिर में विसर्ग है, विसर्ग संधि है तो वही विसर्ग ही होगा। और उसके बाद दूसरे शब्द के आरंभ में क्या आ रहा है? क ख या प फ, क ख या प फ। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही दोनों शब्दों को जोड़ करके रख देना है, आपका शब्द बन गया यौगिक शब्द। उदाहरण देख लीजिए। अंतः, अंतः धन करण, क्या शब्द बनता है? अंतःकरण। ऐसे ही ढेर सारे शब्द हैं, ढेर सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को आप देखें और केवल एक नियम के एक उदाहरण को न देखें। जब आप कोई नियम पढ़ें और भाषा के संदर्भ में ही नहीं, पूरा का पूरा जीवन, और जब आप विज्ञान पढ़ें, चाहे इतिहास पढ़ें, चाहे भूगोल पढ़ें, जब आप नियम पढ़ें तब उनके व्यवहारिक उदाहरणों को भी अवश्य पढ़ें। जब आप उनके व्यवहारिक उदाहरणों को पढ़ेंगे और नियम को व्यवहारिक उदाहरणों से पुष्ट करेंगे, तब आप ज्यादा मजबूती से और ज्यादा बुनियादी तरीके से आप नियमों को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को भी प्रैक्टिकल क्लासेस करने के लिए कहा जाता है। जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनसे आप पूछें तो वो प्रैक्टिकल्स करते हैं। प्रैक्टिकल कई बार, ज्यादातर कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि उसको बहुत ही सरदर्द के रूप में लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं या प्रैक्टिकल करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपने कोर्स में जो नियम आप पढ़ रहे हैं, जो सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं, उनको व्यवहार में करके आप प्रयोगशाला में देखें। जब आप उन सभी नियमों और सिद्धांतों को प्रयोगशाला में खुद करके देख लेंगे, तब आप उन नियमों और सिद्धांतों में ज्यादा बुनियादी तौर से पारंगत हो जाएंगे। यही चीज भाषा के संबंध में है। भाषा व्यवहारिकता से बहुत गहरे अर्थों में जुड़ी हुई है। भाषा का तो जन्म ही लोक व्यवहार के लिए हुआ है। समाज बनता ही नहीं यदि भाषा न होती। आप कल्पना कीजिए कि यदि मनुष्य भाषा का आविष्कार न करता तो क्या मनुष्य समाज का आविष्कार कर पाता? जिस तरीके के जटिल सामाजिक उपकरणों
और जटिल समाजों की संरचना मनुष्य ने बनाई, क्या बिना भाषा बनाए हुए वैसा कर पाना संभव था? बिल्कुल भी नहीं था। इसका मतलब है कि भाषा जितनी सैद्धांतिक है, जितनी नियमबद्ध है, उससे कहीं ज्यादा भाषा व्यवहारिक जरूरतों का निदर्शन है। आपके जीवन की एक एक जरूरत का गहरा संबंध भाषा से है। इसलिए आप भाषा भाषा से जुड़े हुए नियमों और सिद्धांतों को जब भी पढ़ें तो वहीं पर उसी के समानांतर या उसके साथ साथ आप भाषा के व्यवहारिक प्रयोगों को भी अवश्य समझते चले। जब आप नियम और नियमों के व्यवहारिक उपयोग को एक साथ समझ पाएंगे, समझ लेंगे, तब आप हर सिद्धांत के पारंगत आचार्य हो जाएंगे। फिर उस दिन मेरी जरूरत नहीं होगी। उस दिन आप स्वतः अपने ही हाथों नए नए भाषा नियमों का संचयन करेंगे और जनता को भी भाषा के संबंध में राह दिखाएंगे। इस कक्षा में इतना ही, आगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।